हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगी आप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रेखा देवी और आप देख रहे हैं क्राइम एबीसी 144। और आज की हम घटना की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद और उसमें गाँव लगता है डासना। डासना में रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम होता है मनोहर लाल। मनोहर लाल के पास अपनी 4 एकड़ जमीन होती है और अपनी 4 एकड़ जमीन पर मनोहर लाल मेहनत और लगन से खेती बाड़ी का काम करके अच्छे मोटे पैसे की आमदनी कर लेता है। मनोहर लाल की 2 बेटी होती है। बड़ी का नाम होता है चेतना और छोटी का नाम होता है राखी। चेतना अपने गांव से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिस स्टेशन लगता है और वहां पर वो महिला दरोगा के पद पर कार्य करत होती है। उधर छोटी लड़की पूरा दिन अपना कॉलेज में रहकर अपना कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। चेतना अपना हर रोज सुबह 8 बजे अपनी स्कूटी लेकर वो पूरा दिन पुलिस स्टेशन में रहकर बड़ी मेहनत, ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी देती है। शाम को घर आ जाती है। उसी तरीके से राखी भी सुबह 9 बजे अपने घर से अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है। पूरा दिन कॉलेज में रहकर पढ़ाई करती है, शाम को घर आ जाती है। मनोहर लाल की दोनों बेटी बड़ी मेहनती और संस्कारी होती है। मनोहर लाल अब अपनी दोनों बेटियों की शादी के सपने संजोने शुरू कर देता है कि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई है, मैं 1-2 साल के बाद अपनी दोनों बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दूंगा। अब मनोहर लाल अपनी बड़ी बेटी चेतना के लिए एक लड़का ढूंढ लेता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मनोहर लाल की दोनों बेटियों के साथ आने वाले समय में कौन सी 2 सनसनीखेज और खौफनाक वारदात होने वाली है। मनोहर लाल के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है प्रताप। प्रताप पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है, लेकिन उसके अंदर 2 गलत आदतें होती हैं। प्रताप ट्रक चलाकर जितने पैसों की आमदनी कर लेता था, उन सभी पैसों को शराब के नशे में उड़ा देता था। दूसरी, प्रताप अपने गांव की महिलाओं को गलत नज़र से देखता और उनके साथ गलत काम कर देता। प्रताप के परिवार में उसके सिवाय कोई नहीं होता है। वो परिवार में अकेला होता है, आगे पीछे कोई नहीं होता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि प्रताप आने वाले समय में कौन सी 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला है। इसी तरह से समय आगे बढ़ जाता है। 15 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के 6 बज जाते हैं। मनोहर लाल की दोनों बेटियां मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए जाती हैं, तो रास्ते में प्रताप का घर पड़ता है, यानी कि बैठक पड़ती है। जब मनोहर लाल की दोनों बेटियां मंदिर की तरफ जा रही होती हैं, तो उस वक्त प्रताप अपने दोस्त संजय के साथ अपनी बैठक में बैठकर बातचीत कर रहा होता है। जैसे ही प्रताप की नज़र मनोहर लाल की दोनों बेटियों पर पड़ती है, तो प्रताप संजय को कहता है कि मनोहर लाल की दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी के लायक हो गई, क्यों ना इनका फायदा उठा लिया जाए। अब संजय भी प्रताप की हाँ में हाँ मिलाता है। दोनों दोस्त इस प्लान को बनाकर तैयार कर लेते हैं। मनोहर लाल की दोनों बेटियां मंदिर में चली जाती हैं, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करती हैं और फिर वो अपना घर आ जाती हैं। घर आने के बाद चेतना बड़ी जल्दी में होती है और अपने पापा से कहती है कि मैं आज बड़ा लेट हो गई हूँ, सुबह के 8 बज गए हैं, मुझे तो पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी पर जाना है। चेतना जल्दी जल्दी खाना खाती है, नाश्ता करती है और अपनी स्कूटी उठाकर अपने पुलिस स्टेशन में ड्यूटी के लिए निकल जाती है। उधर जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजरता है, तो राखी भी अपना 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है, तो वो अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर से निकलती है और बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। लेकिन आज राखी की जो किस्मत होती है, जो नसीब होता है, वो उसका साथ नहीं देता है। दुर्भाग्यपूर्ण जैसे ही राखी अपने बस स्टैंड पर पहुंचती है, तो बस पहले ही निकल चुकी होती है। अब राखी 10-15 मिनट तक बस स्टैंड पर खड़े होकर किसी ऑटो रिक्शा आने का वेट करती है, लेकिन 10-15 मिनट तक कोई ऑटो रिक्शा आती नहीं है। अब राखी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैं तो वैसे ही कॉलेज के लिए देर हो जाऊंगी, कॉलेज में देर से पहुंचूंगी, यहाँ खड़े खड़े तो समय की बर्बादी करनी है, यानी कि यहाँ खड़े खड़े यदि मैं वेट करती रही तो मैं कॉलेज के लिए बड़ी ही लेट हो जाऊंगी। तो इसलिए मुझे पैदल ही कॉलेज के लिए चल देना चाहिए। रास्ते में कोई सवारी मिलेगी तो मैं उसमें बैठकर कॉलेज चली जाऊंगी। अब राखी बस स्टैंड से धीरे धीरे पैदल पैदल अपना कॉलेज के लिए निकल जाती है, तो पीछे से जैसे वो थोड़ी सी दूरी तय करती है, तो पीछे से प्रताप अपनी बाइक लेकर आता है और वो राखी के पास आकर बाइक को रोक देता है। बाइक रोकते ही प्रताप राखी से कहता है कि मैं भी शहर जा रहा हूँ और मेरी बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ दूंगा।
राखी और प्रताप एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि राखी के गांव में ही वो लड़का उसी के पड़ोस में रहता था। राखी प्रताप पर विश्वास करके उसकी बाइक पर बैठ जाती है। जैसे ही प्रताप थोड़ी दूरी तय करता है तो प्रताप राखी के साथ छेड़खानी शुरू कर देता है। राखी प्रताप की हरकत को समझ जाती है कि ये लड़का मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। राखी प्रताप को कहती है कि तुम अपनी बाइक को यहीं रोक दो। प्रताप अपनी बाइक को रोक देता है। जैसे बाइक रुकती है तो राखी प्रताप की बाइक से नीचे उतरकर खड़ी हो जाती है और प्रताप के गाल पर जोरदार थप्पड़ जमा देती है। जैसे ही आपस में उनकी नोकझोंक होनी शुरू होती है तो सड़क पर जो सवारियां आने आ जा रही होती हैं सभी रुक जाती हैं और इस घटना को देखती रह जाती हैं। जब उनमें काफी नोकझोंक होती है तो जो सवारियां आने जाने वाली होती हैं वो उनका छुट छुटाव करवा देती हैं, यानी कि उनकी बात को वहीं पर संभाल लेती हैं। जैसे ही उनके बीच में से बीच बचाव हो जाता है, प्रताप जाते जाते राखी को धमकी देकर जाता है कि आने वाले समय में मैं तुम्हारी दोनों बहनों की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। राखी प्रताप की इस धमकी को सीरियस नहीं लेती है, इग्नोर कर देती है, यानी कि एक कान से दूसरे कान से निकाल देती है ताकि कुछ हुआ ही ना हो, और जैसे तैसे करके बस पकड़ती है और कॉलेज पहुंच जाती है। उधर प्रताप भी वहां से चल पड़ता है और सीधा गांव में आकर अपनी बैठक पर आता है। बैठक पर आकर वो अपने दोस्त संजय से मिलता है और प्रताप संजय को कहता है कि आज मनोहर लाल की छोटी बेटी राखी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा है, आज मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, जब भी मेरे मन को शांति मिलेगी। संजय भी अपने दोस्त प्रताप की हाँ में लाता है और उसके इस प्लान में शामिल हो जाता है। दोनों दोस्त अपनी बाइक उठाते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचकर दोनों दोस्त यानी कि संजय और प्रताप राखी के कॉलेज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और राखी के छुट्टी होने तक का इंतजार करते हैं। कई घंटों का समय बीत जाता है। जब राखी के कॉलेज की छुट्टी होती है, दोनों दोस्त राखी पर पूरी तरह से नज़र रखे हुए होते हैं। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद राखी अपने कॉलेज से बाहर आती है, बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और बस स्टैंड पर पहुंचकर वो बस में बैठकर अपने घर की तरफ आने लगती है। दोनों दोस्त लगातार राखी का पीछा करते रहते हैं और उस बस का भी वो पीछा करते हैं जिसमें राखी बैठकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। बढ़ता है 30-40 मिनट का वक्त गुजर जाता है। बस अब बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंचती है, राखी बस से नीचे उतरकर और बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है और किसी दूसरी ऑटो रिक्शा आने का वेट करती है। लेकिन 10-15 मिनट खड़े खड़े राखी विचार करने लगती है कि यहाँ से मेरा घर भी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई ऑटो रिक्शा नहीं आ रहा। आज मेरी बड़ी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। यहाँ खड़े खड़े तो और समय खराब हो जाएगा, देर हो जाएगी। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि मुझे पैदल पैदल ही रास्ता तय कर लेना चाहिए और हो सकता है बीच में जो सवारी मिलेगी मैं उसमें बैठकर अपने घर पहुंच जाऊंगी। इतना सोचकर राखी पैदल पैदल रास्ता तय करने लगती है तो पीछे पीछे जो संजय और प्रताप अपनी बाइक लेकर राखी का पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। जैसे 10-15 मिनट का राखी रास्ता तय कर लेती है और सुनसान इलाका आ जाता है, आसपास कोई नजर नहीं आता है, तो संजय और प्रताप अपनी बाइक को राखी के पास ले जाकर खड़ी कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। संजय बाइक से नीचे उतर जाता है और वो राखी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। चाकू लगाते ही वो राखी को धमकी देता है कि यदि तूने जरा सी भी शोर मचाने की कोशिश की तो वो तुम्हारी गर्दन को उड़ा देगा और जैसा मैं कहता हूँ ऐसे तुम्हें करना होगा, चुपचाप तुम खेत की तरफ चलो। दोनों दोस्त यानी कि संजय और प्रताप राखी को खेतों में एक टूटा फूटा ट्यूबवेल का कमरा सा होता है उसमें लेकर चले जाते हैं। उसी लड़की की चुन्नी से उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं, उसके मुंह को भी कपड़े से बांध दिया जाता है और दोनों दोस्त उस लड़की के साथ वो दरिंदगी वो हैवानियत कर देते हैं जो कि उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और जब तक करते हैं जब तक उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो जाती। जब वो राखी के साथ वो हैवानियत वो दरिंदगी कर लेते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है। दोनों दोस्त वो राखी को धमकी देते हैं और कहते हैं कि यदि तूने इस बात को बताने की मतलब अपने पापा को बताया, अपनी बहन को बताया, तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। प्रताप राखी को कहता है कि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है, यदि तूने इस बात को किसी के सामने भी कहा तो तेरे पापा की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, तेरे पापा की बड़ी बदनामी होगी। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और धमकी देकर दोनों दोस्त अपनी बाइक लेकर घर आ जाते हैं, वापस अपने गांव में आ जाते हैं। जैसे तैसे करके राखी भी अपने घर पहुंच जाती है। जैसे राखी अपने घर पहुंचती है तो वो अपने मन ही मन विचार करने लगती है कि यदि मैं पापा को बताती हूँ, पापा की बड़ी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी और वो दोनों ही दोस्त मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। आज राखी इतनी बड़ी गलती कर देती है कि उसने अपनी जिंदगी और अपनी बड़ी बहन चेतना की जिंदगी को दांव पर लगा दिया था। यदि 4-5 दिन का समय ऐसे ही गुजर जाता है, राखी पहले की तरह स्कूल में यानी कि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती रहती है। वो अपने साथ हुए शोषण के बारे में किसी को कोई भनक नहीं होने देती है। अब दोनों दोस्तों का हौसला बहुत बुलंद हो जाता है। वो अब राखी की बड़ी बहन चेतना के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। 20 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। अब चेतना अपने घर से स्कूटी उठाती है, अपनी ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। उस वक्त प्रताप अपने दोस्त संजय के साथ अपनी बैठक में बैठकर शराब पी रहा होता है। जैसे ही प्रताप की नज़र चेतना पर पड़ती है तो वो अपने दोस्त संजय को बताता है कि आज चेतना का फायदा उठा लिया जाए, आज इसको हम इसकी जिंदगी का तोहफा देने वाले हैं, इसको भी हम सबक सिखाने वाले हैं। दोनों दोस्त अपनी बैठक में बैठकर प्लान बनाते हैं कि जैसे ही शाम का समय होगा, ये लड़की पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी देकर अपने घर के लिए निकलेगी, उसी वक्त हम इसको गांव से बाहर ही रोक लेंगे। पूरा दिन बैठक में बैठकर शाम होने का इंतजार किया जाता है। जब शाम के 7:30-8 बजे के आसपास का समय होता है, चेतना पुलिस स्टेशन से छुट्टी होने के बाद अपने घर के लिए निकलती है तो उससे पहले दोनों दोस्त रास्ते में बैठकर चेतना के आने का वेट कर रहे होते हैं, यानी कि घात लगाए बैठे हुए होते हैं। आधे घंटे का समय लगता है। चेतना बस स्टैंड तक पहुंचती है तो मौका देखकर और सुनसान जगह को देखकर प्रताप और संजय अपनी बाइक को चेतना की स्कूटी के आगे लगा देते हैं, यानी कि उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही चेतना का रास्ता रोका जाता है, चेतना प्रताप को धमकाती है कि ये क्या हरकत हुई, तुम्हें मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की। प्रताप चेतना को कहता है कि मेरी बाइक का तेल खत्म हो गया है, इसमें मेरी क्या गलती है। अब चेतना अपनी स्कूटी से नीचे उतरती है। उसके बीच में जैसे ही संजय को मौका मिलता है, वो चेतना के पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और चेतना को धमकी देता है कि तुमने जरा सा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हारी गर्दन को चाकू से उड़ा दूंगा, और चुपचाप जैसे हम कहते हैं ऐसे करते चलो और चलकर हमारी बाइक पर बैठ जाओ। अब चेतना डर जाती है और चुपचाप आकर उनकी बाइक पर बैठ जाती है। दोनों दोस्त चेतना को अपनी बाइक पर बैठाकर खेतों में ले जाते हैं और खेतों में ले जाकर चेतना के हाथों पैरों को बांध दिया जाता है, मुंह पर भी कपड़ा लगा दिया जाता है। उसके बाद दोनों दोस्त चेतना का शोषण करते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते हैं, उसके साथ वो गंदा खेल खेलते हैं जो कि उनको उसके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। चेतना की इज्जत को तार तार कर देते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनके मन की संतुष्टि नहीं हो जाती। जब उनका काम खत्म हो जाता है, दोनों दोस्त मिलकर चेतना को धमकी देते हैं कि यदि तुमने इस बात को अपने घर, अपने पापा, अपनी बहन को बताया तो मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी और तुम्हारे पापा की बड़ी बदनामी होगी, गांव में बोलने लायक नहीं रहेंगे। उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर चेतना को उसकी स्कूटी के पास लाकर खड़ा कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके चेतना अपनी स्कूटी उठाती है और अपने घर तक आ जाती है, लेकिन चेतना सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यदि मैं अपने पापा को बताती हूँ तो मेरे पापा भी इस बेइज्जती को मैं सहन नहीं कर पाएंगे, गांव में उनकी बदनामी होगी और मेरी भी नौकरी जा सकती है, मेरी भी काफ़ी बदनामी होगी मेरे स्टाफ के अंदर। वो ये सोचकर चुप रह जाती है और दोनों बहन इस जुर्म को सहती रहती हैं, किसी को कोई भनक नहीं होने देती। चेतना सोचने पर मजबूर हो जाती कि मेरे पापा, चेतना अपने पापा की बेइज्जती के मारे दोनों बहन इस जुर्म को सहती रहती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उनके साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ जाता है, 30 अक्टूबर 2025 का दिन होता है। सुबह 9 बजे के आसपास का समय हो जाता है। चेतना अपने घर से अपनी स्कूटी उठाती है और अपनी ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन चले जाती है। 20 मिनट के आसपास का समय गुजर जाता है। अब उसके पापा मनोहर लाल भी अपने खेत पर कामकाज करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन घर पर राखी अकेली रह जाती है। आज राखी कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाती है।
जैसे इस बात का पता प्रताप और संजय को चलता है तो प्रताप संजय को कहने लगता है कि लगता है कि जो राखी है वो आज कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं गई है, उसके घर चलकर उसके अकेलेपन का फायदा उठा लिया जाए। ये दोनों बहन हमारे द्वारा किए हुए शोषण का किसी को भी कोई भनक नहीं होने दे रही, यानी कि किसी को भी नहीं बता रही हैं। पहले दोनों दोस्त बैठकर बैठक पर छिपकर शराब पीते हैं। जब उनको गहरा नशा हो जाता है तो प्रताप अपने दोस्त संजय को लेकर वो सीधा ही मनोहर लाल का जाकर मनोहर लाल के घर का गेट खटखटाता है। जैसे ही गेट खटखटाया जाता है तो अंदर से राखी अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। मुख्य दरवाजा खोलते ही दोनों दोस्त घर के अंदर घुस जाते हैं और फिर घर के अंदर घुसते ही वो घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेते हैं और राखी के मुंह को बंद कर लेते ताकि शोर शराबा न कर सके। उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर फिर राखी को कमरे में लेकर चले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद आज फिर उस लड़की का शोषण किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है और तब तक करते हैं जब तक उनके मन की संतुष्टि नहीं हो जाती। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो दोनों ही दोस्त मिलकर फिर वो राखी को धमकी देते हैं। दोनों दोस्तों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि जब भी उनको समय मिलता वो दोनों बहनों का शोषण करते, उनके साथ गंदा खेल खेलते। दोनों बहन अपने पिता की इज्जत के लिए खून का घूंट पीकर खामोश रह जाती और उनका जुर्म सहती रहती। 1 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है। 2 दिसंबर 2025 का दिन होता है और सुबह के 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। अब चेतना अपना ड्यूटी जाने की तैयारी कर रही होती है और अपना राखी अपने घर के कामकाज में लगी हुई होती है। उसी समय राखी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। राखी की तबीयत को देखकर चेतना अपनी छोटी बहन से कहती है कि कई दिन से मैं देख रही हूँ तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो और तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम बीमार लग रही हो। चलो पहले तुम्हें अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ और दवाई दिला कर लाती हूँ। आज मैं अपनी ड्यूटी ही नहीं जा रही हूँ। अब राखी अपनी बहन चेतना को डॉक्टर के पास जाने से साफ मना कर देती है कि मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मनोहर लाल अपनी बेटी चेतना को कहते हैं कि आज तुम अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लो और पहले राखी को अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसे दिखा कर लेकर आओ। चेतना आज अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले लेती है। वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर महिला डॉक्टर से मिलती है और महिला डॉक्टर को अपनी छोटी बहन राखी की तबीयत की पूरी जानकारी देती है। जब महिला डॉक्टर राखी का मेडिकल चेकअप करती है, जांच में जो खुलासा होता है ये चेतना सुनकर चेतना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर महिला चेतना को बताती है कि तुम्हारी छोटी बहन राखी प्रेग्नेंट है। जैसे ही चेतना इस बात को सुनती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और मतलब एकदम हैरान रह जाती है। उसके बाद चेतना डॉक्टर महिला से कहती है कि तुम मेरी बहन को अच्छी सी दवाई दे दो। महिला डॉक्टर राखी को अच्छी सी दवाई दे देती है। दवाई लेकर दोनों बहन अपने घर आ जाती हैं। घर आते ही चेतना सबसे पहले अपनी छोटी बहन राखी को अलग कमरे में लेकर जाती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बंद कमरे के अंदर चेतना अपनी छोटी बहन के साथ वो दुर्व्यवहार करती है, यानी कि गाली गलौज, अच्छा बुरा, और यहाँ तक कि उसको 2-4 थप्पड़ भी जड़ देती है। इतना सब कुछ होने के बाद राखी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने साथ हुई दरिंदगी हैवानियत की कहानी की पूरी सच्चाई अपनी बहन चेतना को बता देती है और बताती है कि जो हमारे पड़ोस में प्रताप और संजय 2 लड़के रहते हैं, उन्होंने कई बार मेरे साथ गलत काम किया। जैसे ही अपनी बहन राखी की इस बात को चेतना सुनती है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उसके बाद चेतना अपने साथ हुए गलत काम की पूरी कहानी की सच्चाई अपनी छोटी बहन राखी को बता देती है। तब तक मनोहर लाल भी अपनी दोनों बेटियों के पास आकर उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया। और उसके बाद फिर जो राखी है फूट फूट कर रोते रोते अपने साथ हुई दरिंदगी हैवानियत के बारे में अपने पापा मनोहर लाल को जो अपनी कहानी बताती है। अपनी दोनों बेटियों की दुख भरी कहानी को सुनकर मनोहर लाल अपनी बेटियों से कहता है कि उन दोनों लड़कों ने तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर दी। अब उन दोनों लड़कों को मैं मौत के घाट उतार कर ही दम लूंगा। मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।
उसके बाद मनोहर लाल अपनी बेटियों से कहता है कि मुझे दुख इस बात का है कि तुम शुरुआत में ही मुझे यदि बता देती तो मैं अपनी बेटियों की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने देता। मुझे अपनी इज्जत से कहीं अपनी बेटियों की जिंदगी प्यारी है। इस समय आगे बढ़ता है, तीनों बाप बेटी प्लान बनाकर तैयार कर लेते हैं और आज का दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। 3 दिसंबर 2025 का समय होता है, शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। मनोहर लाल अपने घर से बाहर निकलता है और प्रताप और संजय की तलाश शुरू करता है। तलाश करते करते मनोहर लाल प्रताप की बैठक पर पहुंच जाता है, जहां पर प्रताप और संजय बैठकर शराब पी रहे होते हैं। मनोहर लाल प्रताप की बैठक से चुपचाप अपने घर आकर अपनी बेटियों को बताता है कि दोनों दोस्त बैठकर अपनी बैठक पर शराब पी रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, वहीं पर उनको मौत के घाट उतारना है। मनोहर लाल अपने घर से गंडासी ले लेता है और दोनों बहन चेतना और राखी अपने हाथ में तेजधार हथियार ले लेती हैं। अब जैसे रात्रि के 8 बजे के आसपास का समय होता है, तीनों तेजधार हथियार लेकर अपने घर से बाहर निकलते हैं और प्रताप की बैठक पर पहुंच जाते हैं। तीनों प्रताप की बैठक पर पहुंचकर मनोहर लाल, चेतना और राखी वो प्रताप और संजय को संभलने का मौका नहीं देते हैं। पीछे से मनोहर लाल प्रताप की गर्दन को कुल्हाड़ी से अलग कर देता है और दोनों बहन चेतना और राखी वो संजय पर तेजधार हथियार लेकर 4-5 बार लगातार वार करती रहती हैं और देखते ही देखते संजय की मौके पर मौत हो जाती है। जब पड़ोसियों को इस बात का पता चलता है तो पड़ोसियों की भारी भरकम भीड़ जमा हो जाती है। जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो गांव वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मनोहर लाल ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर प्रताप और संजय को मौत के घाट उतार दिया। गांव के जो सरपंच होते हैं नानक राम, वो इस घटना की सूचना पुलिस को दे देते हैं। 1 घंटे के अंदर पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर पहुंचकर पुलिस सबसे पहले प्रताप और संजय के शव को अपने कब्जे में लेती है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद वो उन तीनों की तलाश शुरू कर देती है। 3 घंटे के अंदर पुलिस तीनों बाप बेटियों को हिरासत में ले लेती है, यानी कि गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके पुलिस तीनों को, मनोहर लाल, चेतना और राखी को पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है और जब सख्ताई से पूछताछ शुरू की जाती है, जो राखी पुलिस को अपने बयान में बताती है कि इन दोनों ने मिलकर हमारे साथ गलत काम किया, हमारा शोषण करते रहे और हमारे साथ इन्होंने जघन्य अपराध किया। पुलिस भी राखी के बयान को सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अब पुलिस इन तीनों पर चार्जशीट बनाने में मजबूर हो जाती है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब ये वक्त ही बताएगा कि जज साहब इनके ऊपर क्या कानून कार्रवाई करेंगे, इनको क्या सजा दी जाएगी। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप सजग रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें और गाँव में या आसपास भी जिसकी अमीर है, गरीब है, जिसकी भी जब बहन बेटी है, सभी को अपनी बहन बेटी समझना चाहिए और बदले की भावना में आकर किसी की इज्जत को ऐसे तार तार नहीं कर देना चाहिए, जैसे कि इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर प्रताप और संजय ने मिलकर उन बच्चियों के साथ उनका शोषण किया। ऐसा किसी को भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और फिर मिलती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, ऐसी वीडियो के साथ, ऐसी घटना के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें, लाइक, सब्सक्राइब और मेरे सपोर्ट ऐसे करते रहें। यदि कहानी के अंदर, वीडियो के अंदर कोई गलती हो जाती है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तान, हर हर महादेव।